द हिंदू का आर्टिकल है और कह रहा है व्हाई हैव स्टेट्स रेज्ड क्वेश्चंस अबाउट द सेंट्रल्स प्रपोज्ड चेंजेस ऑन सिविल सर्वेंट्स डेपुटेशन। देखिए, केंद्र सरकार ने जो भारत में ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, जो सिविल सर्विसेज हैं, उनके रूल्स में कुछ परिवर्तन किया है। इसको लेकर राज्यों ने या स्टेट्स ने केंद्र के इस काम पर लेकर थोड़ी सी आपत्ति जताई है। हम इसको विस्तार से समझेंगे कि पूरा मामला है क्या, क्यों ये थोड़ा सा विवाद चल रहा है इस समय राज्य और केंद्र के बीच। देखिए, सबसे पहले हम ये जान लें कि ऑल इंडिया सर्विसेज होती क्या है। भारत में अखिल भारतीय सेवाओं की जब बात होती है, कल भी मैंने जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तब भी बात की थी, भारत में बेसिकली 3 प्रकार की ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, जिसको हम बोलते हैं आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उसके बाद आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज और आईएफएस यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। अब अगर हम इनकी बात करें तो इनका अगर हम नेचर देखें तो थोड़ा सा आप देखोगे कि फेडरल नेचर है, संघीय नेचर है। फेडरल नेचर मतलब फेडरल सिस्टम का मतलब होता है जहां पर राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा हो। अब हम इनका नेचर देखते हैं। देखिए, इनका जो रिक्रूटमेंट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, यूपीएससी के थ्रू, यानी केंद्र सरकार ऑल इंडिया सर्विसेज में जो भी एस्पिरेंट्स आते हैं, जो भी लोग आएंगे वो एग्जाम देंगे और उनका रिक्रूटमेंट कौन करेगा? उनका रिक्रूटमेंट करेगा यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। लेकिन रिक्रूटमेंट तो कर देता है, लेकिन उसके बाद जो भी लोग रिक्रूट हुए हैं, जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया है, उसके पश्चात उनको कैडर एलोकेट किया जाता है किसी राज्य में, यानी उनको किसी राज्य में सर्विस करने के लिए भेजा जाता है। अपॉइंटमेंट यूपीएससी करता है। जब कोई व्यक्ति आईएएस का एग्जाम क्वालिफाई करता है तो उसका रिक्रूटमेंट तो केंद्र सरकार ने यूपीएससी के द्वारा करवाया, लेकिन उसके पश्चात उसको काम करने के लिए राज्य में भेजा जाता है, क्योंकि राज्य में बहुत प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स होते हैं। लेकिन केंद्र सरकार का कोई कैडर नहीं होता। जैसे हमको पता है कि भारत में स्टेट कैडर में भेजा जाता है जो भी ऑल इंडिया सर्विसेज में अपॉइंट होते हैं, लेकिन केंद्र के भी तो मिनिस्ट्रीज हैं, केंद्र के भी तो डिपार्टमेंट्स हैं, वहां पर काम कौन करेगा? इसलिए एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं डेपुटेशन। डेपुटेशन मतलब होता है कि पहले जो रिक्रूट हुए उनको भेज दिया गया, जब उन्होंने राज्य में कुछ साल काम कर लिया तो उनको केंद्र सरकार में आकर, यानी केंद्र सरकार के मंत्रालयों में, डिपार्टमेंट्स में आकर कुछ निश्चित समय के लिए 2 साल, 3 साल, 4 साल काम करना पड़ता है। इसी को बोलते हैं डेपुटेशन। ये एक साइक्लिक फॉर्म में मामला चलता रहता है, जिससे होता क्या है कि केंद्र सरकार के जो भी मंत्रालय, डिपार्टमेंट्स हैं, वहां पर भी ऑफिसर्स की कमी नहीं होती है और राज्यों का भी काम चलता रहता है। याद रखने वाली बात यह है कि केंद्र का अपना कोई भी कैडर नहीं होता है, कैडर स्टेट्स में होते हैं। तो जिन लोगों को भी यूपीएससी रिक्रूट करता है उनको भेजा जाता है स्टेट में, फिर केंद्र के मंत्रालयों में, केंद्र के डिपार्टमेंट में काम करने के लिए ये ऑफिसर जब 10-15 साल का एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं तो इनको कुछ निश्चित समय के लिए, मतलब 2 साल भी हो सकता है, 3 साल, जो केंद्र सरकार चाहे, डेपुटेशन पर बुला सकती है। तो ये मामला हो गया कि दोनों, चाहे वो राज्य हो या केंद्र हो, किस प्रकार से इनका इस्तेमाल करती हैं। अब अगर हम इनको देखें कि कैडर को कंट्रोल कौन करता है या कैडर को एलोकेट कौन करता है, कि किस, जैसे किसी ने आईएएस क्वालिफाइड किया तो उसको किस स्टेट में जाना है, किसी आईपीएस को कहां पर जाना है, तो इसके लिए 3 अलग अलग आपको मिनिस्ट्रीज दिखेंगी। जैसे अगर मैं बात करूं आईएएस की, तो आईएएस की जो एलोकेशन होता है कैडर का, वो बेसिकली किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल या मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल के द्वारा। अगर हम बात करें इंडियन पुलिस सर्विसेज या आईपीएस की, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह अगर हम आईएफएस की बात करें, यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तो ये बेसिकली इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, समस्या ये है कि इनको जो भी लोग सेलेक्ट होते हैं उनको कैडर एलोकेट कर दिया जाता है। उसके पश्चात ये राज्य का दायित्व तो होता है कि वो केंद्र का जो डेपुटेशन कोटा है उसकी पूर्ति करें। मतलब केंद्र की जो भी डिमांड हो कि इतने आप अधिकारी भेजिए, हमारे मंत्रालयों में, हमारे डिपार्टमेंट में अधिकारियों की कमी है, तो राज्य का यह दायित्व है कि वो इस कर्तव्य का निर्वहन करे और वो अधिकारी भेजे। अब ये तो मामला हो गया जो अधिकारी भेजना है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि अभी प्रेजेंट में रूल क्या है डेपुटेशन से रिलेटेड। देखिए, होता क्या है
कि केंद्र राज्य से कहता है एक लिस्ट ऑफर करने के लिए, तो राज्य स्टेट जो होते हैं वो उन अधिकारियों की एक लिस्ट बनाते हैं जो राज्य की दृष्टि से डेपुटेशन पर जिन्हें भेजा जा सकता है। केंद्र सरकार उस लिस्ट में से जो राज्य ऑफर करते हैं कि आप इन अधिकारियों को दिल्ली बुला सकते हो या अपने डेपुटेशन पर बुला सकते हो, तो वो फिर केंद्र सरकार उस लिस्ट में कुछ अधिकारियों का चयन कर सकती है। इसके लिए लेकिन ज़रूरी क्या है, इसके लिए ज़रूरी है कि केंद्र सरकार पहले इसकी मतलब जो भी प्रोसेस की शुरुआत होती है वो केंद्र सरकार करेगी। केंद्र सरकार के बाद आप देखोगे कि स्टेट एक लिस्ट ऑफर करेगी, फिर स्टेट के लिस्ट ऑफर करने के बाद फिर क्या होगा, इस लिस्ट में से सेंट्रल गवर्नमेंट जितने भी अधिकारी और जिन जिन अधिकारियों को चुनना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट उनको चुन लेगी। लेकिन समस्या क्या है ये समझिए, जिस भी ऑफिसर को केंद्र सरकार चुनती है उसको एनओसी लेना पड़ता है राज्य से। जिस भी राज्य में वो काम कर रहा है उस राज्य से नो ऑब्जेक्शन क्लियरेंस उसको लेना पड़ता है। अगर राज्य ने दे दिया तभी वो डेपुटेशन पर जाकर काम करेगा, इस बात को याद रखना है। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो अभी मुद्दा आ रहा है कि सामान्यतः ये रूल है कि जो भी मेंबर या जो भी अधिकारी डेपुटेशन पर ऑफिसर्स भेजे जाएंगे, मान लो किसी राज्य में कुल मिलाकर 400 या 500 मानो ऑफिसर हैं, यानी ऑल इंडिया सर्विसेज वाले ऑफिसर हैं। केंद्र सरकार मैक्सिमम जो लिमिट है वो 40% ऑफिसर को किसी राज्य से डेपुटेशन पर बुला सकती है। तो 400 का अगर आप 40% निकालोगे तो ये कितना हो गया, 440 160 हुआ। तो इसका मतलब है कि केंद्र सरकार मैक्सिमम 160 अधिकारियों को डेपुटेशन पर बुला सकती है। लेकिन ये तो नियम है कि जो हमारा रूल है कि इसके हिसाब से होना चाहिए था, उस हिसाब से 60 मतलब 40% मैक्सिमम लिमिट है। समस्या क्या है कि पिछले कई वर्षों से जो राज्यों के द्वारा डेपुटेशन पर अधिकारियों को भेजा जाना चाहिए था उसकी संख्या लगातार कम हो रही है। 2020 में हमने देखा कि 20% रह गई है और अब कह रहे हैं कि मात्र 10 या 15% भेजा जा रहा है अधिकारियों को, और कुछ राज्यों की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा खराब है। इसलिए एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है। जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल है, वहाँ पर एक आप याद रखिएगा कि वहाँ सबसे बड़ी समस्या डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल में क्या आ रही है, जो कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत शायद आता है। सबसे बड़ी समस्या, उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने क्या कहा है कि हमारे ऑफिसेज में, हमारे मंत्रालयों में ऑफिसर की शॉर्टेज हो रही है, हमारे पास काम करने के लिए कोई नहीं है। तो इसलिए ये बहुत दिनों से समस्या चल रही थी। अभी क्या किया है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल ने, क्या किया है कि एक लेटर या राज्यों को एक लेटर भेजा और उसमें कहा कि हम जो कैडर रूल है उसमें कुछ परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या परिवर्तन आखिर किया गया है। देखिए, केंद्र सरकार ने जो पहला बड़ा परिवर्तन किया है कि अगर केंद्र सरकार राज्यों से डेपुटेशन के लिए अधिकारियों को भेजने को कहती है, एक निश्चित तारीख तक अगर राज्यों ने डेपुटेशन पर नहीं भेजा तो जिस भी ऑफिसर की केंद्र सरकार डिमांड कर रही है उसको कैडर से मुक्त माना जाएगा और केंद्र सरकार उसको दिल्ली बुला लेगी, या बेहतर होगा अगर हम बोले डेपुटेशन पर बुला लेगी। इस बात को याद रखना। दूसरी चीज क्या है, डेपुटेशन पर कितने अधिकारी बुलाए जाएंगे इसका निर्धारण भी केंद्र सरकार करेगी। ये हाल ही में अमेंडमेंट किया गया है। पहली चीज क्या है कि अगर राज्य कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, डेपुटेशन पर नहीं भेजते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या क्या होगी कि जिस तिथि जो केंद्र सरकार द्वारा अंतिम डेट निर्धारित की जाएगी उसके पश्चात वो उन ऑफिसर्स का कैडर से उनको रिलीज कर दिया जाएगा और उनको बुला लिया जाएगा। दूसरी चीज ये है कि कितने अधिकारियों को बुलाना है इसका डिसीजन केंद्र द्वारा राज्य से परामर्श करके किया जाएगा। मतलब यही हो गया है कि केंद्र को प्रायोरिटी दी जाएगी। तीसरी जो अमेंडमेंट प्रपोजल है वो ये है कि यहाँ पर यह कहा गया है कि जब भी कोई भी विवाद होगा, विवाद का मतलब आप ऐसे समझो कि डिसएग्रीमेंट होगा, तो वहां पर केंद्र के निर्णय को प्रायोरिटी दी जाएगी। यानी इसका मतलब यह हुआ कि जो डेपुटेशन रूल है उसमें थोड़ा सा झुकाव केंद्र की तरफ किया गया है। अब बहुत सारे राज्यों ने इसका विरोध किया है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है ममता बनर्जी जी का। उन्होंने कहा है कि यह देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी हमारे संविधान के द्वारा 3 स्तर पर शक्तियों का बंटवारा किया गया, केंद्र, राज्य और स्थानीय स्वशासन या लोकल गवर्नमेंट। तो ममता बनर्जी जी कह रही हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। जो अपना डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल है वो कह रहे हैं कि हमारे पास अधिकारियों की शॉर्टेज है। तो इस बात को याद रखना है कि
ये पूरा मामला है क्या, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे।